आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैड, यानी कि जो मज़ा वो किया करते थे। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट की गई है, मतलब कि भविष्य में। मतलब ये कहानी आज के लोगों की नहीं है, ये कहानी भविष्य की है, जब किताबें और स्कूल जैसे हम उन्हें आज जानते हैं उस तरीके से नहीं होती होंगी, तो तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। तो जैसे आप सोचो भविष्य में स्कूल कैसी होंगी, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हो रहा है, आप सब लोग भी अभी कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, वर्चुअल क्लासरूम है, यानी कि आप टीचर को आमने सामने एकदम पास में नहीं देख सकते, सिर्फ एक स्क्रीन पे यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल पे देखते हो। या हो सकता है भविष्य में रोबोट टीचर बन के आ जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him there was stories were printed on paper. मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में भी उस बारे में लिखा। उस डायरी में उस दिन के पेज पर लिखा हुआ था 17 मई 2157, यानी कि वह साल, यानी कि अभी क्या चल रहा है 2020, 2020 चल रहा है, और तब कौन सा साल होगा 2157। उसने उस डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। वो एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा वक्त भी था जब सारी कहानियां पेपर पे छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. उन्होंने पेज पलटे। वो पेज एकदम पीले से और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड हुए हुए हो या लाइनें बनी हुई हो, ऐसे होते हैं ना पुरानी किताबों के पेज, वैसे। और ये बहुत ही मज़ेदार था उनके लिए देखना कि उसमें ऐसे शब्द थे जो हिल नहीं रहे थे, जो बिल्कुल रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें हिलते हुए शब्दों की आदत थी। हिलते हुए शब्द कहाँ देखते हैं हम, जिससे कंप्यूटर में हिलते रहते हैं या फ़ोन में, ऐसा। और जब उन्होंने वापस पेज पलटा तब भी उस पे वही पेज सेम शब्द थे और वो शब्द हटे नहीं थे। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." टॉमी ने कहा, छी, कितना वेस्ट है ये। जब किताब खत्म हो जाए तो आप उसे बस फेंक दोगे। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो टीवी की स्क्रीन है उसमें तो कितनी सारी किताबें, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, उसमें तो कितनी ही सारी किताबें हैं और अभी उसमें और भी आ सकती हैं, तो मैं उसे तो नहीं फेंकता या फेंकूंगा। सेम विथ माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." फिर मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी अपनी टीवी स्क्रीन को कभी फेंकूंगी नहीं, टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर को कभी फेंकूंगी नहीं। वो 11 साल की थी और उसने इतनी सारी कंप्यूटर वाली किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, यानी वो 13 साल का था। फिर मार्जी ने कहा, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? टॉमी ने बताया, मेरे घर में। और
उसने बिना देखे इशारा किया एटिक की तरफ। एटिक एक स्टोर रूम जैसा होता है, और उसने बिना देखे इसलिए इशारा किया क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। फिर मार्जी ने उससे पूछा, ये किताब किस बारे में है? टॉमी ने बताया, स्कूल के बारे में। मार्जी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी जो थी वो स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल का मतलब मार्जी ऐसा दिखाना चाह रही थी कि ये चीज कितनी बेकार है। स्कूल? ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने को? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब उसे स्कूल पहले से ज्यादा नापसंद था। जो was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो मार्जी की जो मम्मी थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर को अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर ठीक करता हो या मैकेनिक हो। तो वो एक गोल छोटा सा आदमी था जिसका लाल चेहरा था, और उसके पास बहुत सारे टूल्स का, जैसे कि पेचकस, प्लास, इन सब सामानों का एक बड़ा सा बॉक्स था, डब्बा था, जिसके ऊपर बहुत सारे तार थे। वो मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दी, सेब दी खाने को, और फिर उस टीचर को, यानी कि मार्जी के लिए टीचर क्या थे? कंप्यूटर, उसको लेकर चला गया। मार्जी चाहती थी कि काश उसे ये पता ना हो कि वापस उसे ठीक कैसे करना हो, पर उस मैकेनिक को तो सब कुछ पता था, और इसीलिए 1 घंटे के बाद वापस वो उस कंप्यूटर को ठीक करके ले आया, जो कि लार्ज यानी कि बड़ा, काला और बहुत ही बदसूरत सा दिखने वाली एक बड़ी सी स्क्रीन थी। जैसे कि बड़ी सी टीवी होती है वैसी स्क्रीन, जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. पर ये सब उतना भी बुरा नहीं था। जो मार्जी को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ थी वो टाइम जब मार्जी को अपना सारा होमवर्क और जो भी वो टेस्ट में पेपर पे लिखती थी उन सबको एक कोड, एक पंच कोड, यानी कि उसको दबाना पड़ता था। वो कोड में उन सारी लिखी हुई चीज़ों को उसको कोड में बताना पड़ता था। और वो कोड उसे कब सिखाया गया था? जब वो 6 साल की थी। और जो मैकेनिकल टीचर जो था, यानी कि कंप्यूटर था, वो थोड़ी सी देर में उसके मार्क्स उसको कैलकुलेट करके बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. वो इंस्पेक्टर हंसा और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने मार्जी के सर सहलाया। उसने उसकी माँ को कहा, इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स मतलब मार्जी की मम्मी। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर, यानी कि भूगोल का जो सेक्टर था, वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहा था उसकी क्लासें,
ऐसा कभी कभार होता है, तो मैंने इसको स्लो कर दिया यानी धीमा कर दिया है, एक 10 साल के बच्चे जितना। और वैसे भी इसकी अभी तक की प्रोग्रेस काफी सही है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie बहुत उदास हो गई। वो ये चाह रही थी कि वो उस टीचर को हमेशा के लिए यानी कि उस कंप्यूटर को हमेशा के लिए ले जाएंगे। एक बार वो टॉमी के टीचर को यानी उस कंप्यूटर को भी लेके गए थे 1 महीने तक, क्योंकि हिस्ट्री के लेसन उसमें बिल्कुल दिखना बंद हो गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. तो उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा और क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है बुद्धू, ये पुराने टाइप का स्कूल है जो 100 साल से भी पुराना है। फिर उसने एक बहुत ही सुपीरियर यानी कि बड़े होने के नाते उस शब्द को कहा, नहीं 100 साल भी नहीं, सदियों पुराना स्कूल। मार्जी दुखी हो गई। उसने कहा, वैसे मुझे नहीं पता कि उनके टाइम कैसी स्कूल होगी, पर जो भी हो उनके पास भी टीचर होगा। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. फिर टॉमी ने कहा, हाँ उनके टीचर थे, पर वो हमारे टीचर जैसे नहीं थे। वो एक आदमी हुआ करता था उनका टीचर। आदमी? तब मार्जी ने कहा, आदमी? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वैसे वो सिर्फ लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। मार्जी ने कहा, एक आदमी इतना स्मार्ट यानी कि इतना समझदार नहीं हो सकता। तब टॉमी ने कहा, हो सकता है, मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना मेरे कंप्यूटर को। तो तब मार्जी ने कहा कि उनको उतना ही पता होगा, पर कंप्यूटर से ज्यादा नहीं, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. मार्जी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, पर मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अनजान आदमी आकर मुझे पढ़ाए। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अनजान आदमी आकर पढ़ाए। टॉमी बहुत जोर जोर से हंसा। तुम्हें ज्यादा नहीं पता मार्जी, वो टीचर घर में नहीं रहते थे। उनके पास एक खास किस्म की बिल्डिंग इमारत थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे। और तब मार्जी ने उससे पूछा, और क्या सारे बच्चे एक ही जैसी चीज सीखते थे? हाँ, अगर वो सेम एज के हों यानी एक ही उम्र के हो, ऐसा टॉमी ने जवाब दिया। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl.
it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. पर मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को हर लड़के और हर लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए जिन्हें उसे पढ़ाना हो, और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है. हाँ, ऐसा है, वो भी ऐसा ही करते थे, पर इस तरीके से नहीं. अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद, मार्जी ने एकदम से कहा. वो चाहती थी कि वो उन फनी यानी कि वो मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़े. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उन लोगों ने आधी भी नहीं खत्म की थी जब मार्जी की मम्मी ने बुलाया. मार्जी, स्कूल का टाइम हो गया है. मार्जी उठी और उसने कहा, अभी नहीं मम्मा. मिसेस जोन्स ने कहा, अभी. और टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो गया है. मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने कहा, शायद, और बिना कोई ज्यादा ध्यान देते हुए. और वो सीटी बजाते हुए निकल गया और उसकी बाजुओं के नीचे वो किताब फंसी हुई थी. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. It was always on at the same time except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्जी अपने स्कूल रूम में गई. वो उसके बेडरूम से, उसके कमरे से बिल्कुल अड़ाकर रूम था, और वो मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर चालू होकर उसका इंतजार कर रहा था. वो हमेशा वक्त पे होता था, सिवाय सैटरडे और संडे छोड़कर, यानी शनिवार और रविवार छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां ज्यादा अच्छे से सीखती हैं अगर वो एक ही टाइम पर रोज पढ़े तो. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. वो स्क्रीन चालू हो गई और उस पर लिखा हुआ था कि आज का अरिथमेटिक लेसन है, यानी कि आज का मैथ्स का, गणित का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना. प्लीज इसमें कल का होमवर्क डालिए. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions half and 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी ने बड़े दुखी मन से अपना होमवर्क डाला. वो सोच रही थी पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, जो उस समय हुआ करते थे जब उसके दादा के भी दादा एक बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे. तब सारे बच्चे पड़ोस में आ जाए, अब पड़ोस से सारे बच्चे आकर हंसकर चिल्लाकर
स्कूल के आंगन में इकट्ठा हो जाया करते थे, एक साथ बैठा करते थे, स्कूल में घर साथ जाया करते थे, एक जैसी चीज़ें सीखते थे ताकि एक दूसरे को मदद कर सके होमवर्क के साथ। और टीचर जो थे वो भी इंसान हुआ करते थे। फिर उसके बाद देखा कि जो मैकेनिकल टीचर है कंप्यूटर, उस पे लिखा हुआ आ रहा था कि अब हम फ्रैक्शन हाफ को यानी आधे और एक चौथाई को जोड़ेंगे। मार्जी यही सोच रही थी कि उन बच्चों को कितना पसंद आते होंगे पुराने दिन और उन्हें उन पुराने दिनों से कितना प्यार होगा। वो सोच रही थी किसके बारे में? उस मज़े के बारे में जो वो किया करते थे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? तो इसका जवाब है मार्जी 11 साल की और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? इसका जवाब है मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, आज 17 मई 2157वें साल में टॉमी को एक असली किताब मिली। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्जी ने पहले कभी एक किताब देखी थी? इसका जवाब है नहीं। What things about the book did she find strange? उसे किताब के बारे में क्या चीज़ें अजीब लगी? उस किताब के पीले और एकदम सल में पड़े हुए पेज पन्ने थे और उस किताब के जो शब्द थे वो रुके हुए थे। वो इधर उधर घूम नहीं रहे थे जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द घूमते हैं। उसे ये चीज़ें अजीब लगी। What do you think a टेलीबुक इज? आपको क्या लगता है एक टेलीबुक क्या होता है? तो एक टेलीबुक जो होती है वो एक टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली किताब होती है और उसमें जैसे एक सामान्य किताब होती है उसी तरह के शब्द आपको उस टेलीबुक में दिखाई देते हैं। बस फर्क इतना होता है उसे आप टीवी पर देख सकते हैं, हाथ में नहीं पकड़ सकते। Where was Margie's school? Did she have any classmates? मार्जी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई सहपाठी थे? मार्जी का स्कूल उसी के बेडरूम के पास था, यानी कि उसी के कमरे के पास था। नहीं, उसका कोई सहपाठी नहीं था। What subjects did Margie and Tommy learn? मार्जी और टॉमी क्या विषय की पढ़ाई करते थे? तो मार्जी सीखती थी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स यानी कि भूगोल और गणित, और टॉमी सीखता था हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी कि इतिहास और गणित। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफर द स्टोरी। आई वुडंट थ्रो इट अवे। आई वुडंट थ्रो इट, मैं इसे नहीं फेंकना चाहूंगी। हु फेंकना चाहूंगा या चाहूंगी। हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? ये शब्द मार्जी ने कहे। व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। इट का मतलब यहाँ पे वो असली किताब है जो टॉमी को मिली। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? तो जो स्पीकर है वो उसे कंपेयर कर रहा है एक टेली बुक से। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हु डज दे रेफर टू? व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? हाँ, उनके पास टीचर होते थे पर वो एक आम हमारे जैसा टीचर नहीं, वो एक आदमी हुआ करता था। तो यहाँ पे दे कौन है यानी कि वो कौन है? तो यहाँ वो लोग हैं जो पुराने ज़माने के लोग थे। रेगुलर का मतलब यहाँ क्या है? रेगुलर का मतलब वो मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर जो उनके पास था, और उसे किससे कंपेयर किया गया है? एक नॉर्मल टीचर जो पहले के ज़माने में हुआ करता था या और जो जिंदा इन हुआ करता था।
अगला क्वेश्चन है, अब हमें इन क्वेश्चन को एक शॉर्ट पैराग्राफ में जवाब देना है इनका। ठीक है, तो पहला सवाल है, मार्जी और टॉमी के टीचर कैसे थे? तो मार्जी और टॉमी के टीचर मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर पढ़ाया करता था उनको, कंप्यूटर या टीवी पे। उनका एक जिंदा इंसान टीचर नहीं था जो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाए। अगला सवाल है, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया? मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया क्योंकि मैकेनिकल टीचर ढंग से काम नहीं कर रहा था, यानी कि कंप्यूटर। वो ज्योग्राफी में उसको एक के बाद एक टेस्ट दिया जा रहा था और वो बहुत बुरी तरह से फेल हो रही थी। What did he do? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर का जो स्पीड था वो एक 10 साल के बच्चे के ऊपर कर दिया। मैकेनिकल टीचर की स्पीड जो थी वो कंट्रोल हो गई और मार्जी के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट कर दी गई। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्जी ज्योग्राफी में इतना बुरा क्यों कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी मदद करने के लिए? मार्जी ज्योग्राफी में, भूगोल में इसलिए पीछे रह रही थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर जो था वो उसे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखाया जा रहा था। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? एक बार टॉमी की टीचर को क्या हुआ? टॉमी का टीचर उससे एक बार 1 महीने के लिए ले लिया गया था क्योंकि जो हिस्ट्री के लेसन थे वो बिल्कुल आना बंद हो गए थे, यानी इतिहास के लेसन। तो टॉमी के पास उस टाइम पे कुछ करने को नहीं था, वो सिर्फ मजे कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्जी भी रोज स्कूल रोज के उसके दिन और घंटे फिक्स थे स्कूल के लिए? अगर ऐसा था तो क्यों था? हाँ, मार्जी के दिन और घंटे फिक्स थे स्कूल के लिए क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियां तब अच्छे से सीखती हैं अगर वो रोज एक ही समय पर पढ़े तो। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने टाइप के स्कूल को किस तरीके से उसका वर्णन किया? टॉमी ने बताया कि पुराने टाइप के स्कूल बड़े ही अलग थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग थी और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। वो हंसते थे और स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे और वो साथ में बहुत मस्ती करते थे और सारे लेसन एक साथ क्लासरूम में सीखते थे। और वो बच्चों को होमवर्क दिया करते थे और जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर नहीं कि कंप्यूटर नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे। अगले जो क्वेश्चन है इनको हमें 2 से 3 पैराग्राफ में इनके जवाब देने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स that Margie and Tommy have in the story? तो जो मैकेनिकल टीचर और जो स्कूल रूम था यानी कि जो कंप्यूटर और जो उनका स्कूल का जो कमरा था, जो मार्जी और टॉमी का कमरा था, उसके क्या मेन फीचर्स थे? तो मार्जी और टॉमी दोनों के पास मैकेनिकल टीचर थे यानी कंप्यूटर टीचर, और उन दोनों को ही स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पढ़ाई के लिए। मैकेनिकल टीचर जो था वो घर के किसी एक कमरे में रखा हुआ था यानी कि कंप्यूटर, और वो उससे अलग अलग विषयों की जानकारी ले सकते थे। उनके ऐसे कोई क्लासरूम नहीं थे जहाँ पे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़े, वो सिर्फ टेली बुक्स से पढ़ते थे। टेली बुक्स यानी कि वो किताबें जिनको आप टीवी पे देख सकते हैं, और उसके लिए इन्हें किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और एग्ज़ाम भी अलग तरीके से होते थे, वो अपना होमवर्क अलग तरीके से करते थे।
मार्जी को अपना होमवर्क एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसने जब वो 6 साल की थी तब सीखा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो मार्जी को पुराना स्कूल क्यों मार्जी स्कूल से नफरत करती थी और उसे क्यों लगता था कि पुराने जमाने के स्कूल अच्छे हुआ करते होंगे? मार्जी को स्कूल इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था, यानी कि कंप्यूटर, और जो उसके घर में ही था, और उसे उस रूम में अकेले बैठना पड़ता था और अपने सारे असाइनमेंट, अपने सारे होमवर्क करने पड़ते थे। और जो मार्जी को सबसे ज़्यादा बेकार लगता था वो था जब उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को वहाँ पे पंच कोड में डालना पड़ता था। उसे ऐसा लगा कि पुराने स्कूल इसलिए मज़ेदार होंगे क्योंकि वहाँ सारे बच्चे एक साथ बैठा करते थे, वो मज़े करते थे, हंसते थे और स्कूल के आंगन में चिल्लाते थे। तो बच्चों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए आसपास में और दूसरे बच्चे चाहिए होते हैं। अगर वो अलग हो जाते हैं तो उन्हें बहुत अकेला महसूस होता है। अगला सवाल है, क्या आपको डू यू अग्री विथ मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या आप भी मार्जी के साथ अग्री करते हो इस बात पे कि आजकल के स्कूल इस कहानी में जैसे स्कूल बताए, यानी कि क्या आपका स्कूल इस कहानी के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार है? तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि आज के स्कूल ज़्यादा मज़ेदार हैं बजाय उसके जो ये फ्यूचर का स्कूल यानी भविष्य का स्कूल बताया गया इस कहानी में। इस स्कूल में कुछ नहीं है, बस एक मैकेनिकल टीचर है जिसमें कोई भावनाएं नहीं है और उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो एक बच्चे की भावनाओं को समझ सके। आजकल के स्कूल जो हैं वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी पूरी तरह से विकास पर ध्यान देते हैं। वो सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते हैं और जो टीचर है वो भी असली इंसान होते हैं। तो बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक साथ सीखते हैं, तो इस तरीके से उन्हें अकेला महसूस नहीं होता। फिर अगला सवाल है, एडवर्ब्स। रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। तो अब हमें सेंटेंस पढ़ना स्टोरी से दिया गया है। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective. When you add "ly" to it, it becomes an adverb. उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने तक ले लिया था क्योंकि हिस्ट्री के लेसन बिल्कुल दिखने बंद हो गए थे। तो बिल्कुल कंप्लीटली जो है, जो कंप्लीट शब्द है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो अगर उसके आगे आप ly लगा देते हो तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। तो अब पहला सवाल है, हमें इस लेसन से वो सारे सेंटेंस ढूंढने हैं जो इन एडवर्ब से मैच करते हों। तो पहला है awfully, AWFULLY। तो इसका आंसर है पैराग्राफ 1 में जो है एंड इट वॉज ऑफ फनी। दूसरा है sorrowfully, SORROWFULLY। तो इसका जवाब है पैराग्राफ 3 में until her mother had shaken her head sorrowfully, पैराग्राफ 3। फिर तीसरा है completely, जिसका अभी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल। फिर चौथा है loftily, LOFTILY। तो इसका जवाब है पैराग्राफ 6 में he added loftily। फिर है carefully, CAREFULLY। इसका जवाब है पैराग्राफ 6 में pronouncing the word carefully। अगला है वर्ड carefully, CAREFULLY। तो इसका आंसर है पैराग्राफ 6 में जहाँ पे है pronouncing the word carefully। फिर लास्ट है differently, DIFFERENTLY। इसका आंसर है पैराग्राफ 8 में each kid has to be taught differently। तो ये सब आप अपनी बुक्स में चेक करना।
अब अगला क्वेश्चन है कि अब हमको इन एडवर्ब्स को, तो एडवर्ब्स पहली बात क्या चीज होती है? एडवर्ब्स मतलब वो शब्द जो क्रिया बताए किसी भी चीज की। तो अब हमें इन एडवर्ब्स को यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला है द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस कि रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए डैश किस तरीके से ताकि परफॉर्मेंस बढ़े। तो रिपोर्ट को किस तरीके से? ध्यान से, यानी कि केयरफुली। तो पहला आंसर होगा केयरफुली, CAREFULLY। दूसरा है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आर shrugging his shoulders। At the interview Samir answered our question dash shrugging his shoulders। मतलब इंटरव्यू में समीर हमारे सवाल का जवाब दिया किस तरीके से? अपने कंधे झुकाते हुए। किस तरीके से? लॉफ्टिली मतलब बिल्कुल इच्छा से नहीं, LOFTILY। तीसरा है वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम सब डैश तरीके से पेश आते हैं जब भी हम थके हुए या भूखे हों। तो हम किस तरीके से? अलग तरीके से, डिफरेंटली। तो थर्ड का आंसर है डिफरेंटली, DIFFERENTLY। फिर फोर्थ है द टीचर शुक हर हेड डैश व्हेन रवि लाइड टू हर। तो टीचर ने अपना सर डैश किस तरीके से झुकाया जब रवि ने उनसे झूठ बोला? सॉरोफुली, यानी दुखी मन से, SORROWFULLY। यह है फोर्थ का आंसर। फिर फिफ्थ है आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट। मैं उसके बारे में भूल गया या भूल गई। किस तरीके से? पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली। फिर सिक्स्थ है व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश एंड टर्न्ड अवे। मतलब जब मैंने रेवती को उसकी सक्सेस पे, उसकी जीत पर बधाई दी तो वो सिर्फ हंस के, किस तरीके से हंसी और मुड़ गई? नॉनशलेंटली, NONCHALANTLY। मतलब बिना किसी एक्साइटमेंट पे, बिना किसी उत्साह के सिर्फ मुस्कुरा के घूम गए। फिर अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज किस तरीके से बिजी है और मिल नहीं पाएंगे? ऑफुली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से व्यस्त है। तो सेवेंथ का आंसर है ऑफुली, AWFULLY। फिर लास्ट है आई फिनिश्ड माई वर्क डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया किस तरीके से? ताकि मैं बाहर जाके खेल सकूं जल्दी से, क्विकली, QUICKLY। तो अब अगला क्वेश्चन है कि हमको इन एडवर्ब से एडजेक्टिव्स बनाने हैं। तो जो एडवर्ब्स होते हैं उनसे अगर एडजेक्टिव्स बनाने होते हैं तो हमको जहाँ अगर कोई एडजेक्टिव वाई पे खत्म हो रहा हो तो उस वाई की जगह आई लग जाएगा और LY जुड़ जाएगा, यानी कि ILY। तो जैसे पहला है एंग्री, तो उसका होगा एंग्रीली, ANGRILY। दूसरा है हैप्पी, तो उसका होगा हैप्पीली, HAPPILY। तीसरा है मैरी, तो उसका होगा मैरीली, MERRILY। फिर चौथा है स्लीपी, तो उसका होगा स्लीपीली, SLEEPILY। फिर पांचवा है इजी, तो उसका होगा इजीली, EASILY। फिर उसके बाद में है नॉइजी, तो उसका होगा नॉइजीली, NOISILY। फिर है टाइडी, तो उसका होगा टाइडीली, TIDILY। फिर है ग्लूमी, तो उसका होगा ग्लूमीली, GLOOMILY। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ नॉट एंड अनलेस। तो
तो इमेजिन दैट मार्जीज मदर टोल्ड हर, you'll awful if you don't finish your history lesson. तो इमेजिन करो कि मार्जी की मम्मी ने उसको कहा कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने अपना हिस्ट्री का, इतिहास का लेसन खत्म नहीं किया तो। मतलब वो इसकी जगह क्या कह सकती थी? You'll feel awful unless you finish your history lesson. Unless का it means if not. Sentences with unless or if not are negative conditional sentences. और उसकी मम्मी और क्या कह सकती थी कि तुम्हें बुरा लगेगा जब तक तुम अपना हिस्ट्री का लेसन, अगर तुमने अपना हिस्ट्री का लेसन खत्म नहीं किया तो। ये देखें कि नोटिस करो कि इन दोनों सेंटेंसेस में दो पार्ट हैं। तो जो पार्ट इफ नॉट से शुरू होता है या फिर अनलेस से, वो हमें बताता है कि कंडीशन क्या है, यानी कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। दिस पार्ट हैज अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश, फिनिश इन द सेंटेंसेस अबव। तो इस पार्ट में एक क्रिया है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि वर्तमान के टेंस में है। तो जैसे कि डोंट फिनिश, फिनिश। और जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो हमें बताता है कि रिजल्ट क्या होगा, वो हमें बताता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इसमें जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो फ्यूचर टेंस में होती है, यानी कि यू विल फील, यानी कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा या तुम्हें ऐसा लगेगा। तो अब हमें इन दोनों टेंसेस को देखना है, जैसे इन फॉलोइंग एग्जाम्पल में। तो फ्यूचर टेंस पहले है और बाद में है प्रेजेंट टेंस। तो जैसे देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम, मतलब कोई भी बुक्स बचेंगी नहीं जब तक हम उन्हें बचाएंगे नहीं, अगर हमने उन्हें बचाया नहीं तो। यू वोंट लर्न योर लेसन्स इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। तो इसका मतलब कि तुम्हें अपने लेसन याद नहीं होंगे अगर तुमने रोज पढ़ाई नहीं की तो। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। टॉमी का एक एक्सीडेंट होगा अगर वो धीरे नहीं चलाएगा तो। तो अब हमें ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है, इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, मतलब अगर मैं अनु की पार्टी में आज नहीं गई तो क्या होगा? तो वो नाराज हो जाएगी। तो क्या होगा? इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट शी विल गेट अनॉयड। तो वो हो जाएगी, मतलब कि भविष्य काल में। अगला है, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, मतलब कि अगर तुमने होटल में टेलीफोन करके खाना नहीं ऑर्डर किया, यू विल मिस योर इवनिंग मील, तो तुम शाम का खाना मिस कर दोगे, यानी कि कर दोगे अगर अभी नहीं किया तो ये देखा आपने कैसे है सेंटेंस। अगला है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू, मतलब जब तक तुम मुझे वादा नहीं करते कि तुम वापस लिखोगे, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता रहूंगा या करती रहूंगी। इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई खेल नहीं खेलेगी तो उससे क्या होगा? तो वो बहुत आलसी और अनफिट बन जाएगी। शी विल बिकम lethargic and unfit। फिर है, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, जब तक वो अगर वो छोटी चिड़िया जल्दी से नहीं उड़ी तो क्या होगा? तो बिल्ली उस पे पंजा मार देगी। द कैट विल पाउंस ऑन इट। फिर अगला है राइटिंग सेक्शन। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ आइजैक एसिमोव्स शॉर्ट स्टोरीज हैज जस्ट बीन रिलीज्ड। ऑर्डर 1 सेट, write a letter to the publisher, Mindframe Private Limited, 1632 Asaf Ali Road, New Delhi, requesting that a set to be sent to you by value payable post and giving your address. Your letter will have the following parts: addresses of the sender and receiver,
salutation, body of the letter, closing phrases and signature. तो इसमें आपको एक खत लिखना है, एक लेटर लिखना है. तो अभी अभी आइजैक एसिमोव कौन है? इस लेसन के लेखक. तो उनकी अभी अभी एक शॉर्ट लघु कथाओं की एक किताब अभी अभी पब्लिश हुई है, अभी अभी निकली है. तो हमें उसका एक सेट मंगाना है. तो हमें उस पब्लिशर को खत लिखना है. पब्लिशर का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एक सेट भेजे VPP के द्वारा और अपना एड्रेस देना है. तो लेटर ऐसे शुरू होगा, एड्रेस, योर एड्रेस, मतलब यहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखना है. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 42 और उसके बाद में कोई भी रोड का नाम या अपने घर का नाम, और उसके बाद में आप कौन से ज़िले में रहते हो, कौन से शहर में रहते हो उसका नाम, फिर आज की तारीख, फिर उसके बाद में जहाँ हमें भेजना है, जहाँ हमें खत भेजना है उनका एड्रेस जो कि यहाँ दिया हुआ है, यानी कि माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड 1632 असफ अली रोड, न्यू दिल्ली. फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम? रिक्वेस्ट फॉर न्यू वॉल्यूम ऑफ आइजैक एसिमोव शॉर्ट स्टोरी. मतलब हम किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नई वॉल्यूम, नया सेट जो आया आइजैक एसिमोव की शॉर्ट स्टोरीज का. फिर हम खत शुरू करेंगे. सर, I just came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short stories has just been released. I will be very grateful if you send one set of this volume as early as possible at my mailing address. Yours faithfully, Rahim Khan. Enclosed a DD for ₹2000. यहाँ पे जैसे मान के चलो अगर वो 2000 रुपये का सेट है तो हमने DD उसके साथ हम लगाएंगे 2000 का, और साथ में बैंक का नाम लिख देंगे सामने वाले का. ठीक है. तो हमने इसमें क्या लिखना है हमें लेटर में? आई जस्ट केम टू नो, मतलब मुझे अभी अभी पता चला है कि आइजैक एसिमोव की लघु कथाओं की किताब अभी अभी छपी है. तो मैं बहुत आभारी होऊंगा या होंगी अगर आप मुझे इस वॉल्यूम का एक सेट भेजेंगे जल्दी से जल्दी इस एड्रेस पर. योर्स फेथफुली, तो यहाँ मैंने रहीम खान नाम लिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं. तो इस तरीके हम ये खत लिखें. फिर अगला है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं और उसमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है कि द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स. मतलब भविष्य की स्कूलों में ना तो कोई किताबें होंगी और ना ही कोई टीचर होगा. तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका ग्रुप इस के मत में बोलेगा, इसके पक्ष में बोलेगा या विपक्ष में. मतलब आप ऐसा चाहते हो कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि भविष्य की स्कूलों में कोई किताबें या कोई टीचर ना हो तो आप इसके पक्ष में बोले, और नहीं तो आप इसके विपक्ष में अपनी दलील देना. और ये इन सारी चीज़ों के लिए आप ये सारे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो, जैसे इन माय ओपिनियन, वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई. इन माय ओपिनियन मतलब मेरी राय में. वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई का मतलब मैं या हम ये समझने में बिल्कुल सक्षम नहीं है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं. आई होल हार्टेडली सपोर्ट या अपोज द व्यू दैट, मतलब मैं पूरी तहे दिल से इसका समर्थन या इसका विरोध करता हूँ, किसी भी चीज़ का जो सामने वाला कहे. फिर है एट द आउटसेट लेट मी से, मतलब जाते जाते मुझे कहने दीजिए कि वी वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ और आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब मैं या हम चाहेंगे कि हम ये मुद्दा उठाएं या इसके विपक्ष में कहे कुछ. आई शुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू, मैं चाहूँगा आपका ध्यान इसकी तरफ खींचना. तो ऐसी सारी, जैसे माई आर वर्दी ओपोनेंट हैज सबमिटेड दैट, ऑन द कॉन्ट्ररी आई फर्मली रिजेक्ट. तो आप जैसे जो अगर पक्ष में हैं तो वो ये बता सकते हैं कि भविष्य में कोई स्कूल या
स्कूल में बुक्स या कोई टीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि कंप्यूटर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर की डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का लिंक, इंटरनेट कितना फैला हुआ है। जैसे अभी भी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, और जो माता पिता है उनके स्वभाव में भी बदलाव आ गया है, और अब इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के और अच्छे टीचर कम मिलते हैं, और जो अब इतने सारे गैजेट आ गए, नए नए फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर, और स्टेशनरी का खर्चा कम होगा, किताबों पे खर्चा कम होगा, वेस्टेज कम होगा, किताबों पे, कॉपियों पे, पेंसिल पे, पेन पे। और इसके अगर हम विपक्ष में बोले तो अगर स्कूल जो है फ्यूचर में अगर उनमें कोई किताबें, कोई टीचर नहीं होगी, तो इससे जो बच्चे होंगे वो मशीनों के गुलाम बन के रह जाएंगे, और टीचर जो होंगे उनको कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा, और जो कंप्यूटर उनको इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाएगा, सही गलत में फ़र्क करना नहीं सिखाएगा, और इंसान जो है वो और ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। मतलब उसको सिर्फ चीज़ों से प्यार होगा। बच्चे जो हैं वो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड होंगे, और बच्चों के मन में पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी, और भाईचारे की कोई भावना नहीं रहेगी बच्चों में। तो इस तरीके से देखेंगे हम। फिर अगला है पोएम द रोड नॉट टेकन। तो ये एक बहुत फेमस पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई। तो इस पोएम को ये पोएम है चॉइसेस के बारे में, मतलब हम क्या चुनाव करते हैं। चुनाव का मतलब हम किन चीज़ों को चुनते हैं, किन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और वो चीज़ें और वो चॉइसेस जो हमें एक इंसान बनाती है, जैसे हम आज हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो एक येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, मतलब कि एक पीले रंग के जंगल में दो रास्ते फटते थे, यानी कि एक लेफ्ट जा रहा हो और एक राइट जा रहा हो। आप अपने दिमाग में एक बार इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, पीला रंग का जंगल, बहुत सारे घने घने पेड़, और दो रास्ते फट रहे हो, एक लेफ्ट जा रहा हो, एक राइट। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों पे नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता ना एक बार में दो रास्तों पे। एंड बी वन ट्रैवलर, मतलब आप दोनों रास्तों पे चलकर एक राही तो नहीं बन सकते ना। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, और जितनी दूर तक मेरी आंखें जा सकती थी वहां तक मैंने जाकर देखा कि ये आगे रास्ता कहाँ जाके मुड़ता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, and because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same. और फिर उसके बाद मैंने दूसरी रोड ली जो वैसी ही दिखती थी, और जो मुझे ज़्यादा सही लगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी घास थी, और वो चाहती थी कि कोई इस पर चले। जबकि पर ऐसा था कि जो उससे निकल रहे थे वो उस पे उतना ही चले थे। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो कवि क्या कहते हैं? And took the other just as fair
and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really मतलब उस दो राहे पर खड़े होकर कवि ये सोचते हैं कि वो दोनों ही रास्तों को ढंग से देखते हैं और ये सोचते हैं कि वे दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता कवि को सही ही लगा, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी घास हरी उगी हुई थी, यानी कि उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था। जबकि जो दूसरा वाला रास्ता था वो पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था, मतलब कि उस रास्ते से पहले भी बहुत लोग गुजर चुके थे और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी और इसी वजह से वो रास्ता बंजर दिख रहा था। इसलिए कवि को पहला वाला रास्ता खुद के लिए बेहतर जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि ये सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते में जाना है और कौन से में नहीं, तब वो इस परिणाम पे पहुंचते हैं कि आज के दिन वो अकेले ऐसे यात्री हैं जो जंगल में इतनी दूर तक आए हैं कि दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़ा निशान यानी कि पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए ये सोचते हैं कि वो पहले रास्ते से फिर कभी चले जाएंगे, जबकि उसे भली भांति ये पता है कि वो फिर इस जंगल में दोबारा नहीं आएंगे। और फिर कवि को ये भी पता होता है कि जंगल के रास्ते किस तरीके से भूल भुलैया होता है, कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता। फिर दोनों रास्ते आगे जाके मिलेंगे भी या नहीं किसी को नहीं पता, यानी कि एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच जाएंगे या नहीं कोई नहीं जानता। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो अब कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे। वो ये कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, वो बहुत ही कठिन था और भविष्य में जब भी वो इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन चिंता से भरेगा, क्योंकि उनके पास विकल्प ये था कि वो साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्हें अपने जीवन से साधारण मार्ग को हटा दिया। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव डाला है। कितना गहरा मतलब है इस कविता का। तो अब हम करते क्वेश्चन। तो डाइवर्ज्ड का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जहाँ कोई चीज़ अलग हो रही हो और दूसरी दिशा में जा रही हो। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मतलब बहुत भारी मात्रा में जब झाड़ियाँ या पेड़ पौधे उग जाएं तो वो उसे अंडर ग्रोथ कहते हैं। वांटेड वेयर मतलब जब उसे काम में नहीं लिया गया हो। हेंस मतलब फ्यूचर में। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो ट्रैवलर यानी कि राही यानी कि कवि अपने आप को कहाँ पाए, तो उन्होंने अपने आप को एक येलो वुड में पाया, यानी कि एक जंगल में। और उनको ये परेशानी हो रही थी कि उस जंगल से दो रास्ते निकलते थे, दो रोड, तो वो कौन सी रोड पे जाए, तो वो कौन सी रोड पर जाए। तो डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अ येलो वुड, येलो वुड का मतलब क्या होता है, जैसे जब जंगल जो होते हैं उनमें जब बहुत धूप बहुत गर्मी की वजह से जब पत्तियां सूख जाती है तो अक्सर हरे भरे जंगल पीले पड़ जाते हैं, तो वो होता है उसे येलो वुड कहा जाता है। अगला है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, मतलब कि ये वो बहुत ही हरा भरा था और बहुत काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। द पासिंग देयर मतलब जो वहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे।
लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब कि कोई भी पत्ते काले नहीं पड़े थे कुचले जाने की वजह से. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब भूल भुलैया जैसा रास्ता. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स इन स्टैंजा 2 and 3. तो जैसा कि दूसरे और तीसरे स्टैंजा में हमने देखा कि कवि कह रहे दोनों ही रोड एक जैसी थी, दोनों ही रोड जो थी हरी भरी हो रखी थी, एक हरी भरी थी और दोनों ही रोड पे पत्ते ऐसे ही थे, बिल्कुल ताज़े पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन पर पैर नहीं रखा हो. तो दोनों ही रोड एक जैसी थी स्टैंजा 2 और 3 में. और जबकि फिर दूसरे इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम, तो जो आखिरी दो पंक्तियां हैं इस कविता की, उसके अनुसार जो कवि जिस रोड पर चले वो रोड वैसी थी जिस पे लोग कम चले थे, मतलब जिससे ज़्यादा यात्री नहीं गुजरे थे. What do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? तो जो आखिरी दोनों लाइनें हैं इस कविता की वो ये बताना चाह रही है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उन दोनों रोड में से मैंने वो रोड पकड़ी, यानी कि वो रोड चुनी जिस पे ज़्यादा लोग नहीं चले थे, जिससे ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था, और उसी की वजह से मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है. तो जब अगर पीछे देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कवि को अपने इस निर्णय से कोई दुख होता है, जबकि उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी इसे मान लिया है. फिर अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या आपको कभी कोई मुश्किल चुनाव करना पड़ा किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, या कोई भी, और क्या आपको लगता है कि आपको ऐसी डिफ़िकल्ट चॉइसेस, मुश्किल चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, तो आप ये चॉइसेस कैसे लेंगे, ये आप आपस में बात करके देखना. आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी. और जब क्या आपने कोई चीज़ चुन ली होती है तो क्या आप हमेशा ही सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता था, या आप जो हो जाता है उसे मान लेते हैं. तो ये था हमारा लेसन नंबर 1.